वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे प्रबंधन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भारत में उदारीकरण की नीति रही है। तो आपको बताना है कि भारत में उदारीकरण की नीति क्या रही है, सफल रही है, असफल रही है, पूर्णतः असफल रही है कि इनमें से सभी। तो देखिए, इसका सही उत्तर है सफल रही है। जो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया 1991 में, उसमें भारत जो है उसके आगे अगर हम बात करें तो उसके आने वाले समय में भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही वो काफ़ी अच्छी रही। तो एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसमें लिबरलाइजेशन जो है वो एक सफल नीति रही। या ओवरऑल हम अगर बात करें, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस होती है वो सफल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ये है कि सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी करती है। ठीक है, तो कब करती है? तो उदारीकरण में। कब? उदारीकरण में। तो सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी कब करेगी? जब वो लिबरलाइज्ड होगी। ठीक है, उदारीकरण की जब वो नीति अपनाएगी तो कंट्रोल गवर्नमेंट का और जो प्रतिबंध होंगे गवर्नमेंट का वो कम होता है। अब अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। तो नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग क्या हैं? जैसा अभी मैंने बोला कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज थी। क्या थी? एलपीजी, एल पी और जी। एल फॉर उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो ये तीनों अंग आपको देखने को मिलेंगे किसमें? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, नई आर्थिक नीति में। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति घोषित हुई थी। आपको बताना है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है कब डिक्लेयर हुई थी। तो ये हुई थी जुलाई 1991 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को क्या कहते हैं? ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को कहते हैं कला। क्या? कला, आर्ट। तो आर्ट क्या है? जो आपके पास प्राप्त जानकारी है उसका जब आप प्रयोग करते हैं, आप उसका जो यूज करते हैं, वो कहलाती है कला। अगला प्रश्न, भारत में नवीन आर्थिक नीति मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी? आ, ये की गई थी 1991 में। ये ऊपर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न ये है कि व्यवसायिक वातावरण के अंग हैं। ठीक है, तो व्यवसायिक वातावरण के कितने अंग हैं? तो व्यवसायिक वातावरण के दो अंग होते हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार हैं? तो आर्थिक प्रणाली के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तीन प्रकार होते हैं। ओके, तो आर्थिक प्रणालियों में आते कौन कौन से? तो वही तीन प्रकार की हम बात करेंगे। तो क्या होता है? पूंजीवादी प्रणाली, साम्यवादी प्रणाली और मिश्रित प्रणाली। जैसे भारत की आर्थिक प्रणाली की बात की जाए तो यहाँ पे हम जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हुए हैं। तो मिश्रित प्रणाली भारत में पाई जाती है। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो वहाँ पे पूंजीवादी प्रणाली अपनाते हैं। रसिया हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे जो है साम्यवादी प्रणाली है। ठीक है, तो आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत ये तीन आते हैं। कौन कौन से? पूंजीवादी प्रणाली, कैपिटलिज्म, साम्यवादी प्रणाली, सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी, और सी ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है मिश्रित प्रणाली। ये तो पूंजीवादी प्रणाली, साम्यवादी प्रणाली और मिश्रित प्रणाली, ये तीन आर्थिक प्रणालियां होती हैं। और भारत में कौन सी चलती है? तो भारत में चलती है मिश्रित प्रणाली, या ये कहा जाए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न ये है कि व्यवसायिक वातावरण से क्या आशय है? तो व्यवसायिक वातावरण से जो आशय है ये सभी है। क्या? ध्यान से देखिए, आर्थिक शक्तियों से व्यवसायिक वातावरण में आर्थिक शक्तियां भी आती हैं, राजनीतिक शक्तियां भी आती हैं अगर व्यवसायिक वातावरण की बात किया जाए तो, और सामाजिक शक्तियां भी आती हैं। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये तीनों शक्तियां जो है वो समाहित होती हैं किसमें? व्यवसायिक वातावरण में। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अब यहाँ पे प्रश्न यह है कि व्यवसायिक वातावरण के आयाम क्या हैं? इसमें फिर वही बात की जा रही है कि इसके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। तो हमारा
वही उत्तर होगा। आर्थिक घटक भी होता है इसका, सामाजिक घटक भी होता है, राजनीतिक घटक भी होता है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्यवसाय से संबंधित जो है वो इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। तो आपको, आपसे जो प्रश्न जो है वो किसी भी संगठन के भी पर्यावरण के बारे में पूछा जा सकता है, उसके इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि वो किन किन चीजों से वो प्रभावित होता है। तो सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण क्या है इसमें से? ठीक है, ये आपको बताना है। तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, क्या ये सामाजिक पर्यावरण है? बिल्कुल नहीं। ये क्या होगा? ये जो होगा वो इकोनॉमिक पर्यावरण होगा। ठीक है, आर्थिक पर्यावरण। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये किस तरीके का इन्वायरमेंट है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो होगा वो विधिक पर्यावरण है। क्यों? क्योंकि इसमें नियम कानून की बात की जा रही है, अधिनियम की बात की जा रही है। ये क्या होगा? ये होगा विधिक। ठीक, तो ये लीगल इन्वायरमेंट है। देश की संरचना, ये हो गया पॉलिटिकल, ये जियोग्राफिकल की बात कर सकते हैं आप। परिवार का गठन, ये देखिए परिवार किसकी यूनिट है? समाज की यूनिट है। ठीक है, परिवार किस में आता है? समाज में आता है। तो परिवार का गठन जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण जो है वो परिवार का गठन है। अगला प्रश्न, उदारीकरण का अर्थ है? ठीक, तो उदारीकरण का क्या अर्थ है? विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ये तो ग्लोबलाइजेशन हो गया। लाइसेंस की आवश्यकता एवं अन्य यंत्रों को आसान करना, लाइसेंस की आवश्यकता। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश। ठीक, तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश ये क्या होगा? ये उदारीकरण थोड़ी नहीं होगा। लाइसेंस की आवश्यकता एवं नियंत्रण यंत्रों को आसान करना, ठीक, ये जो होगा वो होगा उदारीकरण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण का आशय क्या है? ध्यान से देखिए, वैश्वीकरण मतलब कि ग्लोबलाइजेशन। लाइसेंस की आवश्यकता, जी नहीं। विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण, जैसे पिछले वाले प्रश्न में बोला, तो ग्लोबलाइजेशन है क्या? विश्व की जो भी अर्थव्यवस्था है उनको एक साथ लाना, उनको एकीकृत करना, उनका एकीकरण करना, क्या है? वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव रहता है, कैसा रहता है अंतर्राष्ट्रीय परिवेश? क्रांतिकारी प्रभार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि एनईपी, एनईपी का पूरा नाम क्या है? तो ये है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है? ठीक, तो परिवार की संरचना जो है वो सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। आंतरिक वातावरण, जैसे अगर वातावरण की बात किया जाए तो वातावरण दो तरीके हो सकते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य वातावरण। ठीक, तो आंतरिक वातावरण के अंतर्गत क्या आता है? ध्यान से इनके ऑप्शंस को देखिए। जी हाँ, आंतरिक वातावरण में आएगा उत्पादन प्रणाली, जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो आता है आंतरिक वातावरण के अंतर्गत। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री के मंदी को दूर करने के लिए रेपो दर को कम कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। वित्त मंत्री के मंदी को दूर करने के लिए रेपो दर को कम कर दिया, यह व्यवसायिक वातावरण के किस आयाम से संबंधित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें रेपो रेट की बात की जा रही है। तो रेपो रेट ये कैसा निर्णय है? ये इकोनॉमिक फील्ड में जो है निर्णय लिया गया है। ठीक, तो आप इसमें अगर व्यवसायिक वातावरण की बात करेंगे तो कौन सा आयाम को टच करेगा? ये टच करेगा आर्थिक वातावरण को। तो इसका उत्तर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए। भंडार गृह उपयोगिता का सृजन करता है। ठीक है, तो भंडार गृह जो होते हैं, जो वेयर हाउसेज होते हैं, वो किस तरीके की उपयोगिता का सृजन करते हैं? जी हाँ, समय उपयोगिता, ऑप्शन नंबर बी। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को क्या प्रभावित करेगी? आर्थिक नीति, सही बात है। आर्थिक प्रणाली, ये भी सही बात है। आर्थिक विकास, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे उत्तर जो होगा यह सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
वातावरण में उन बाहरी घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय फर्म के लिए निरंतर अवसर तथा धमकियां उत्पन्न करते हैं। यह कथन किसका है? फिर से स्टेटमेंट को देखिए। वातावरण में वातावरण में उन बाहरी घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय फर्म के लिए निरंतर अवसर तथा धमकियां उत्पन्न करते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है विलियम गुलिक एंड जोस का। ऑप्शन नंबर ए। निजीकरण की विशेषताएं नहीं है। आपको बताना है कि निजीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो निजीकरण में ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण, यह कैरेक्टर नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो सही हैं। जैसे सरकारी तंत्र के आकार को कम करना, ये भी जो है वो प्राइवेटाइजेशन का कैरेक्टर है। राजकोषीय बोझ को कम करना, ये भी है। और सरकारी कोषों में वृद्धि करना, ये भी है। तो क्या नहीं है? तो वो ये है कि ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण करना, ये तो गवर्नमेंट ही करती है। अगला प्रश्न, भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया है? जैसा हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम प्रश्नों में। तो भारत जो है वो मिश्रित प्रणाली को अपनाया है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें आप पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों के लक्षण पाएंगे। अगला प्रश्न, भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ है। तो भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ है? पहला ऑप्शन देखिए, उत्पादन के आकार में वृद्धि, जी हाँ हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, ये भी सही है। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन में वृद्धि, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं? ठीक, तो कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं? तो ये है पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है? इसका सही उत्तर है कृषि में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक अच्छी योजना कैसी होती है? एक अच्छी योजना जो है वो लोचपूर्ण होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्धारण कार्य, आपसे पूछा जा रहा है नीति निर्धारण कार्य किसका है? तो ध्यान दीजिए, जब भी पॉलिसी की बात आएगी तो पॉलिसी जो होता है, जो प्रबंधन के जो उच्च स्तर पे होते हैं वही जो है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है वही क्या बनाता है? पॉलिसी बनाता है। तो ये इसका उत्तर होगा उच्च स्तरीय प्रबंधक। ठीक है। अगला प्रश्न, नियोजन है, नियोजन क्या है? तो नियोजन आवश्यक है, जी हाँ, प्लानिंग तो जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए। नियोजन प्रबंधन का कार्य है। तो नियोजन प्रबंधन का कैसा कार्य है? प्राथमिक कार्य है, द्वितीय कार्य है, तृतीय है, चतुर्थ है? तो नियोजन जो है, प्लानिंग जो है वो प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। अगला प्रश्न, नियोजन एक भौतिक कसरत है, मतलब नियोजन एक फिजिकल एक्सरसाइज है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, नियोजन एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ठीक, ये माइंड गेम है। ठीक, तो ये है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नियोजन प्रबंध का कौन सा चरण है? आपसे पूछा जा रहा है कि नियोजन प्रबंध का कौन सा चरण है या कौन सा स्टेप है? तो इसमें इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। बजट का अर्थ है, आपको यहाँ पे बताना है कि बजट का क्या मतलब होता है। तो बजट का अर्थ है आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। ठीक है, फिर से देखिए इस ऑप्शंस को। बजट का मतलब होता है आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण, ये होता है बजट का मतलब। निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? आपको बताना है कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है। तो ये है नियंत्रण का आधार। नियंत्रण का आधार क्या है? ये नियोजन की लिमिटेशन में नहीं आता है। अगला प्रश्न, नियोजन है तो नियोजन कैसा है? तो नियोजन लक्ष्य अभिमुखी है, टारगेट ओरिएंटेड होता है, जी हाँ। उद्देश्य ओरिएंटेड होता है नियोजन, जी हाँ। ऑब्जेक्ट जो है उसमें ऑब्जेक्टिव जो है फिक्स होता है। मानसिक प्रक्रिया है नियोजन, जी हाँ। नियोजन क्या है? प्लानिंग जो है एक मेंटल प्रोसेस है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न,
जेरोज आर्टेरी, जेरोज आर्टेरी के अनुसार नियोजन मतलब प्लानिंग के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो इनके अनुसार नियोजन के प्रकार हैं 4। निर्णय लेने में सहायक होता है, निर्णय लेने में सहायक होता है। तो निर्णय लेने में जो नीतियां होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, वो सहायक होती हैं। अगला प्रश्न, नियोजन एक प्रक्रिया है, नियोजन कैसी प्रक्रिया है? तो नियोजन जो है संगठित एवं उद्देश्य निर्धारित दोनों प्रक्रिया है। ध्यान से इस ऑप्शंस को देखिए। प्रश्न ये है कि नियोजन एक प्रक्रिया है, तो नियोजन जो है संगठित एवं उद्देश्य निर्धारित दोनों। नियोजन होता है, नियोजन क्या अल्पकालीन होता है कि मध्यकालीन होता है कि दीर्घकालीन होता है कि सभी अवधियों के लिए होता है? तो देखिए, नियोजन के स्टेप्स भी बताएं, अल्पकालीन भी हो सकता है, मध्यकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है। जैसे मान लें कि हम प्लान बनाते हैं तो कुछ छोटे समय के लिए बना सकते हैं, अल्पकालिक हो सकता है, मध्यकालिक मिड टर्म के लिए हो सकता है, ठीक है, या दीर्घकालिक लंबे समय के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे सभी अवधियों के लिए उत्तर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, नियोजन में शामिल है, तो नियोजन में क्या क्या शामिल है? क्या करना है नियोजन में आता है, कब करना है ये भी नियोजन का ही पार्ट है, कैसे करना है ये भी आता है। क्यों? जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें आता है ना कि क्या करना है, ये भी बात सही है, कब करना है ये भी प्लानिंग में है, और कैसे करना है ये भी प्लानिंग में ही है। तो नियोजन में इनमें से ये सभी, इसका उत्तर सही ऑप्शन नंबर डी। नियोजन के नियम होते हैं, तो नियोजन के नियम कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं कि कठोर होते हैं कि चलनशील होते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो नियोजन के नियम जो होते हैं वो कठोर होते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सामान्य रूप में भविष्य में क्या करना है इसे पहले से ही तय करना नियोजन है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है न्यूमैन का। तो न्यूमैन क्या बोलते हैं कि सामान्य रूप में भविष्य में क्या करना है इसे पहले से ही तय करना नियोजन है। अगला प्रश्न, व्यवसाय नियोजन को प्रविवरण के रूप में जाना जाता है, किसने कहा है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया है कर्टिलोफ ने, कर्टिलोफ। यहाँ पे खाली स्थान है, आपको भरना है। एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है, क्या? ऑप्शन नंबर से, उद्देश्य एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। अगला प्रश्न, निर्णय लेने में सहायक होता है, निर्णय लेने में क्या सहायक होता है? नीतियां। तो निर्णय लेने में नीतियां सहायक होती हैं। निम्नलिखित में से कौन नियोजन की प्रकृति है? ठीक, तो पारस्परिक निर्भरता नियोजन की प्रकृति है, सही बात है। प्राथमिक कार्य ये भी नियोजन की प्रकृति है। भविष्यवाणी करना ये भी है, और ऑप्शन है, मतलब इसका उत्तर क्या सही होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न, व्यवसाय नियोजन के मुख्य उद्देश्य हैं, तो व्यवसाय नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? बाह्य कार्यों में निश्चित, प्रबंध में मितव्ययिता, कुशलता में वृद्धि, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नियोजन की तकनीक है, नियोजन की तकनीक कैसी है? तो नियोजन की तकनीक उप योजनाओं का निर्माण, क्रियाओं का समय निर्धारित करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, ठीक, ये तीनों सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नियोजन होता है, नियोजन होता है, तो नियोजन क्या भूतकाल के लिए होता है? ये ऑप्शन गलत है। नियोजन वर्तमान काल के लिए होता है, ये भी गलत है। नियोजन हमेशा जो है वो भविष्य काल के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नियोजन आधारित है, तो नियोजन किस पे आधारित है? वर्तमान पे कि भूतकाल पे कि भविष्य पे कि सभी पे? ठीक, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नियोजन आधारित होता है, तो नियोजन जो है वो भूतकाल पे आधारित होता है। ठीक, भूतकाल से सीख के हम क्या करते हैं? भविष्य की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो नियोजन जो होता है वो भविष्य के लिए किया जाता है, लेकिन जो आधारित होता है वो भूतकाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी। व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं, तो व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं कौन कौन सी हैं? संगठन का नियोजन, पहला ऑप्शन। श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन करना, परियोजना कार्य नियोजन, और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नियोजन में शामिल होता है, नियोजन में क्या शामिल होता है? तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसको ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग।
नियोजन संगठित होता है, नियोजन किसके द्वारा संगठित होता है? तो ये प्रबंध के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा जो है वो संगठित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नियोजन की सीमाएं हैं, नियोजन की सीमाएं कैसी हैं? खर्चीला प्रणाली है, दोषपूर्ण प्रणाली है, विपरीत परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त है, और सभी। इसका उत्तर है सभी। तो नियोजन की सीमाएं खर्चीला प्रणाली है, दोषपूर्ण तकनीक है, विपरीत परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त है। नेक्स्ट, नियोजन होता है, तो नियोजन जो है सभी अवधियों के लिए होता है। ठीक। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया चाल है, यह कथन किसका है? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया चाल है, ये स्टेटमेंट है एलियन का। ऑप्शन नंबर सी। नियोजन है लक्ष्य अभिमुखी, मतलब टारगेट ओरिएंटेड, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, इनमें से ये सभी है। निर्णय लेने में सहायक है क्या? निर्णय लेने में सहायक होती हैं नीतियां। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक खाली स्थाने के लिए, तो कैसा? तो प्रबंध। तो कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक प्रबंध के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व क्या है? तो व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व पूछा जा रहा है आपसे, इसका सही उत्तर बताना है। तो निवेशकर्ताओं को आकर्षित करना, दिशा निर्देशन में, उत्तोलन शक्ति प्रदान करना, और सभी में। तो इसका उत्तर है सभी में। तो व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है सभी में। व्यवसाय नियोजन का मुख्य अवयव क्या है? तो व्यवसाय नियोजन का मुख्य अवयव व्यवसाय का वर्णन एवं अधिशासी सारांश। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नियोजन प्रक्रिया है, नियोजन प्रक्रिया कैसी है? संगठित है, सही उद्देश्य निर्धारित है। ठीक। तो नियोजन प्रक्रिया संगठित भी है और उद्देश्य निर्धारित भी है, तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। कार्य के आधार पर नियोजन को किन किन भागों में बांटा जा सकता है? तो कार्य के आधार पर नियोजन को हम उच्च स्तरीय नियोजन भी कर सकते हैं, मध्य स्तरीय नियोजन में भी भाग बांट सकते हैं, और निम्न स्तरीय नियोजन में भी बांट सकते हैं। तो इसका मतलब कार्य के आधार पर नियोजन को हम उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, इन तीनों में, तीन भागों में बांट सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। तो ये आपके सामने जो है प्रबंधन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? जैसे भी लगे हो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।